हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं दीपक लाल आपके पास फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि ये पार्ट 2 है। एमसीक्यू प्रैक्टिस विद एक्सप्लेनेशन सम थियोरेटिकल नोट्स के साथ मैं आया हूँ। जो लोग हमारे चैनल पर भी नए हैं, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंडर द हेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज टैक्सेबल अंडर द हेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नंबर 12 में चलते हैं। अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ इज़ असेसेबल, है ना, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ये असेंबल नहीं होके असेसेबल होना चाहिए। तो अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ इज़ असेसेबल अंडर। तो काफ़ी डीप क्वेश्चन हो गया ये। ऐसे हम लोगों को पता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये चार्जेबल है। और जो लोग बिल्कुल इसके छोटे छोटे सेक्शन को याद करके रखे हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन को, वो इसका आंसर दे सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाता है उन लोगों के लिए जो लोग सेक्शन अंदर में जाके नहीं पढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा डी, सेक्शन 56 टू आईडी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गिफ्ट ऑफ ₹60,000 received in cash on the occasion of marriage of a person from his grandfather during the previous year, taxable amount of such gift। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डिस्कशन का भी ये मैटर है। सभी को मालूम होना चाहिए कि कभी भी मैरिज पे जो गिफ्ट मिलता है अपने रिलेटिव से, वो चार्जेबल नहीं होता है। ठीक है, मैरिज के ओकेशन में यदि कोई गिफ्ट मिल रहा है अपने रिलेटिव से, तो वो चार्जेबल नहीं होता है। तो इस आधार पे आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? सो बच्चा बताइए, नॉट टैक्सेबल। 13 का क्या होना चाहिए? 13 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? नॉट टैक्सेबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैरिज पे यदि कोई आपको गिफ्ट दे रहा है तो नॉट टैक्सेबल है। याद रखिए, रिलेटिव का भी डेफिनेशन है, हम इस वीडियो में ही लेके आए हैं, जो आगे आपको हम बताएंगे जब डिस्कस करेंगे थोड़ी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैश गिफ्ट ऑफ ₹50,000 रिसीव फ्रॉम हिज फ्रेंड्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखिए, यहाँ पे आपका मैरिज में हो या बर्थडे में हो, यदि आपको कोई कैश गिफ्ट दे रहा है जो आपका रिलेटिव नहीं है, इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, कैश गिफ्ट ऑफ ₹50,000 रिसीव फ्रॉम हिज फ्रेंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज़ टोटली टैक्सेबल। याद है, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा? 50,000। तो 14 का आंसर क्या होना चाहिए? सी। 14 का आंसर क्या होना चाहिए? सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 15 में। असेसमेंट रिसीव्ड कैश गिफ्ट ऑफ ₹75,000 फ्रॉम हिज मदर। ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। समवन रिसीव्ड कैश गिफ्ट ऑफ ₹70,000 फ्रॉम हिज मदर। ठीक है, समवन रिसीव्ड कैश गिफ्ट ऑफ ₹70,000 फ्रॉम हिज मदर। सो हाउ मच टैक्सेबल ऑफ सच गिफ्ट? तो मम्मी पापा से यदि आप कोई गिफ्ट रिसीव करते हैं, कैश अमाउंट जब आप कोई रिसीव करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए इट इज़ नॉट टैक्सेबल, बिकॉज मॉम इज़ योर रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव के डेफिनेशन में ये सब आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? नॉट टैक्सेबल, बिकॉज इफ़ यू रिसीव्ड कैश गिफ्ट, ठीक है, फ्रॉम योर रिलेटिव्स, सपोज योर ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, इफ़ योर रिलेटिव्स गिव्स यू, देन क्या होगा? इट इज़ नॉट टैक्सेबल। ठीक है, तो ये हो गया कुछ क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स को और अच्छे से समझते हैं। जो क्वेश्चन मैंने भी आपसे पूछा है उसी से रिलेटेड है। देखिए, मिस्टर अग्रवाल जो है, मिस्टर अग्रवाल रिसीव्ड द फॉलोइंग गिफ्ट्स बाय चेक ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ सच गिफ्ट्स। तो मैरिज गिफ्ट जो है ना, 1,00,000 रुपया मिला है। तो क्या हुआ? मैरिज गिफ्ट जो है ना, किससे मिला है ये आपको जानना होगा पहले। तो मैरिज गिफ्ट किससे मिला? उसको ग्रैंड मदर से मिला है। तो मैरिज गिफ्ट यदि ग्रैंड मदर से मिला है, तो ग्रैंड मदर तो रिलेटिव्स है, इसलिए ये टैक्सेबल नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे टैक्स लायबिलिटी नील है, नॉट टैक्सेबल। ओके, नॉट टैक्सेबल, अमाउंट नील होगा, टैक्स लायबिलिटी 0 होगा इसमें। गिफ्ट ऑफ ₹90,000 रिसीव फ्रॉम एल्डर ब्रदर ऑफ हिज ग्रैंड फादर ऑन 25 दिसंबर 2019। तो देख सकते हैं कि एल्डर ब्रदर ऑफ हिज ग्रैंड फादर, एल्डर ब्रदर ऑफ हिज ग्रैंड फादर, तो क्या होगा? एल्डर ब्रदर ऑफ ग्रैंड फादर इज़ नॉट रिलेटिव, दिस गिफ्ट इज़ टैक्सेबल, सो टैक्सेबल अमाउंट इज़ 90,000। तो देख सकते हैं
आपको अपने दादा दादी जब हम आगे थ्योरी में डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो आपके डिसेंडेंट होंगे या आपके जो असेंडेंट होंगे वो आपके रिलेटिव्स होने चाहिए, तभी जाके क्या है ना वो आपको छूट मिलेगा, नॉट टैक्सेबल होगा। इट इज़ टैक्सेबल और फुल्ली अमाउंट टैक्सेबल होगा, 90,000 ही टैक्सेबल होगा। ठीक है, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर के भाई बहन यदि कोई गिफ्ट आपको दे रहा है तो इट इज़ टोटली टैक्सेबल होगा। चलिए, रिलेटिव यदि कोई दे रहा है तो इट इज़ नॉट टैक्सेबल। चलिए, नंबर 3, गिफ्ट ऑफ ₹30,000 रिसीव फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। देखिए, दोस्त से आपने 30,000 गिफ्ट रिसीव किया है, ठीक है, तो क्या होगा, कैश के रूप में रिसीव किया 30,000, तो ये क्या होगा, टोटली जो है टैक्सेबल होगा, फुल अमाउंट टैक्सेबल होगा, क्योंकि फ्रेंड आपका रिलेटिव में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस देखिए क्या है, इफ़ इंडियन कंपनी पेड डिविडेंड, यदि इंडियन कंपनी डिविडेंड देती है तो क्या होगा। इंडियन कंपनी की डिविडेंड देती है तो इसके लिए मैंने पहले थोड़ा सा नोट्स बना दिया है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है ना डिस्कस करेंगे बाकी ऑप्शन को। इन इंडिया, a company which has declared distribution or paid any amount as a dividend is required to pay a dividend distribution tax at 50%. The Finance Act 1997 introduces the provision of DDT. Only a domestic company is liable for the tax. लेकिन कुछ न्यू प्रोविजंस ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है, कुछ न्यू प्रोविज़न ऑलरेडी आ चुके हैं जिसके आधार पे जो है इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्टेड इन दी हैंड ऑफ शेयर होल्डर। पहले ये था, इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्टेड इन दी हैंड ऑफ शेयर होल्डर। यहाँ पे मैं एक छोटा सा डिस्कस कर दूँ, यदि किसी को डिविडेंड मिला है और वो डिविडेंड TDS काटने के बाद मिला है तो इट इज़ एग्जेम्प्टेड, ठीक है। लेकिन अब जो है ना कि डायरेक्टली जो है ना जब डिक्लेयर होता है तो टैक्स लायबिलिटी जो है ना अब शेयर होल्डर के हैंड में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ है, अभी छोटे छोटे रूल्स आ चुके हैं। इस क्वेश्चन के लिए केवल 17 नंबर ही करेक्ट आंसर होगा, इस क्वेश्चन के लिए पार्टिकुलर, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं। जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये लोग जब चेक करेंगे ना तो करेक्ट अभी प्रेजेंट रूल क्या है उसके हिसाब से चेक करेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन अभी आपको इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्टेड इन दी हैंड ऑफ शेयर होल्डर। मान लेते हैं कि जो रूल नीचे लिखा हुआ DDT, ये जो 15% जो है वो टैक्स जो है ना काट लेगा फिनांस एक्ट के हिसाब 1997 के हिसाब से, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। यदि आप दूसरे क्लॉज लगा के यदि इसका आंसर देखेंगे तो फिर अलग हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखते हैं। इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स। तो इस प्रकार के जो टैक्सेस होते हैं वो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। क्या होते हैं, फुल्ली टैक्सेबल। 18 का जो आंसर होगा वो सी होगा, 18 का जो आंसर होगा वो सी होगा। इस प्रकार के जो टैक्स होते हैं जैसे कि हॉर्स रेस, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, इस पे किसी भी प्रकार का एक्सपेंसेस भी छूट नहीं मिलता है और ये पूरा का पूरा ही टैक्सेबल होता है। चलिए आगे बढ़िए 19 नंबर में। एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, असेस्ड इंजॉय द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन। ठीक है, आपको बता रहा है कि इस प्रकार में कोई डिडक्शन मिलता है क्या, इस प्रकार में कोई डिडक्शन मिलता है क्या, तो एक्सपेंसेस विल नॉट बी अलाउड, एक्सपेंसेस विल नॉट बी अलाउड। तो यदि आपका कोई लॉटरी में यदि आपको पैसा मिला है, क्रॉसवर्ड पजल्स पे पैसा मिला है, कार्ड गेम्स में मिला है, हॉर्स रेस में मिला है, तो भाई आपको किसी एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलता है, एक्सपेंसेस विल नॉट बी अलाउड, इसका आंसर होगा। नंबर 20, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक फ्रॉम अ जॉइंट अकाउंट, कितना है 1500 रुपये। मैक्सिमम डिडक्टिबल अमाउंट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम डिडक्टिबल अमाउंट कितना है, तो पूछ रहा है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जॉइंट अकाउंट 1500 रुपया, लेकिन मैक्सिमम डिडक्टिबल अमाउंट कितना है। इस तरह से आपको पोस्ट ऑफिस का जो क्लॉज है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम जो डिडक्शन अलाउड है वो है 7000,
यहाँ पे 1500 रुपये का कोई यूज़ नहीं है बच्चों, याद रखिए 1500 रुपये का कोई यूज़ नहीं है। बोला कि मैक्सिमम डिडक्शन जो है ना पोस्ट ऑफिस से, यदि सेविंग बैंक अकाउंट से यदि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो 15,000 रुपया जो है, सॉरी 7,000 रुपया जो है आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। देखिए बहुत सारे लोग ना अपना पैसा जो है पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट में डाल के रखते हैं, और वहाँ से जो इंटरेस्ट जनरेट होता है उसमें एक क्लॉज काम करता है जिसमें मैक्सिमम डिडक्शन जो है ना आपको 7,000 मिल सकता है। सपोज 7,000 से जो भी ज़्यादा होगा, ठीक है, वो आपका फिर चार्जेबल हो जाएगा। सपोज 10,000 यदि आपको मिलता ना, 10,000 यदि आपको सपोज इंटरेस्ट मिलता तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको 7,000 मिल जाता, तो 3,000 रुपये आपका क्या हो जाता, टैक्स लायबिलिटी हो जाता। ठीक है, समझ तो शायद मैं आप लोग को अच्छे से समझा पा रहा हूँ। यदि कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नया नोट्स ये है टैक्स फ्री इंटरेस्ट। टैक्स फ्री इंटरेस्ट एक नोट्स भी है, लिख लीजिएगा। एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का भी लिखने के लिए आ जाता है। समटाइम्स इससे आपका MCQ भी बन जाता है, तो हर पॉइंट्स को देख लीजिएगा। जैसे टैक्स फ्री इंटरेस्ट है, आपसे पूछ सकता है तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1015 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द फॉलोइंग सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स या सर्टिफिकेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये जो सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स एंड सर्टिफिकेट जो एसेट्रा है ना, ये हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का है ये। ठीक है, ये आपको हमेशा मान के चलना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का है ये आपको मान के चलना होगा। तो चलिए देखिए, 12 ईयर्स नेशनल सेविंग्स एन्युटी सर्टिफिकेट। ठीक है, आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो इस प्रकार का पहले क्या होता था, जितने भी मैं भी यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, जो भी सर्टिफिकेट लिखा हुआ वो क्या होता है। सपोज देखिए, आज के डेट में 2023 में आपने सपोज़ 1 जनवरी को आपने जो है ना कोई सर्टिफिकेट लिया, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इस प्रकार का, जिसमें डिपॉजिट करना पड़ता है। 10,000 का आपने सर्टिफिकेट खरीदा, जिसका 10 ईयर्स के बाद हो सकता है 2 टाइम्स आपको मिलेगा। सपोज 10,000 का आप 20,000 रुपया आपको मिलेगा। तो इस प्रकार के पहले जो है ना एक डिपॉजिट होते थे। तो एक तरह से सोचिए, आपने 10,000 रुपये जमा किया और आपको मिल रहा है कितना, 20,000। तो इस प्रकार के जो इंटरेस्ट आपको मिलते हैं उस पर जो है ना आपको किसी भी प्रकार का जो है ना टैक्स नहीं लगता है। यदि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स है, आपने कहीं पे पैसा जमा करके रखा है, तो आपका जो है डिडक्शन मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, इंडिविजुअल अप टू 3,500 एंड जॉइंटली अप टू 700। देखिए अभी एक MCQ पूछा था ना, 8 नंबर टॉपिक देखिए, 8 नंबर टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल अप टू 3,500। यदि एक अकेला इंसान है, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा किया और वहाँ से जो पैसा उसको मिल रहा है इंटरेस्ट, एज ए इंटरेस्ट, उसमें इंडिविजुअल व्यक्ति को 3,500 का मैक्सिमम डिडक्शन है। और ज्वाइंटली यदि किसी ने अपना अकाउंट खुला के रखा है और वहाँ से जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है उसको 7,000 का डिडक्शन है। पोस्ट ऑफिस क्यूमुलेटिव डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट, स्पेशल डिपॉजिट स्कीम, नॉन रेसिडेंट रुपये डिपॉजिट स्कीम, ऐसे कई सारे डिपॉजिट है। सबका जो है ना मेन जो चीज़ है पकड़ने का वो है कि याद रखिए, गवर्नमेंट का किसी प्रकार का सिक्योरिटीज़ है, गवर्नमेंट का किसी प्रकार का बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट का किसी प्रकार का सर्टिफिकेट है, तो आपको वहाँ से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्स फ्री इंटरेस्ट होगा। बस यही आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है हमारे लिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डैश हेड ऑफ द इनकम। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये 5वां हेड है हमारा और ये अंतिम हेड है। ठीक है, तो 5th हेड होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमारा 5th हेड होता है। चलिए आगे बढ़िए। नंबर 22, एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हाउ मेनी हेड ऑफ इनकम। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को छोड़कर और 4 हेड होते हैं, और 4 हेड होते हैं। ठीक है, याद रहेगा, और 4 हेड होते हैं, ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। जिन लोगों को याद नहीं है वो बिल्कुल याद करें, बेसिक क्वेश्चंस होता है। कभी कभी हम लोग जब एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, और वहाँ पे जब हम लोग से क्वेश्चन पूछ देता है तो हम लोग आंसर नहीं दे पाते, और उसमें बड़ा ख़राब लगता होगा आप लोगों को कि अरे इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया, मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। तो उसमें सोच के तो कोई फ़ायदा नहीं है। पहले से यदि आप प्लानिंग कर लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं तो वो सही रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज़ एग्जेम्प्टेड अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज़ एग्जेम्प्टेड
अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, समय पे क्लॉजेज हमेशा बदलते रहते हैं। टैक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा अपडेट होने चाहिए। टैक्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा अपडेट होने चाहिए। पुरानी बुक्स पढ़ते हैं, पुराने कानून को पढ़ लेते हैं, जबकि कोई काम में नहीं आता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो लॉ का बुक पढ़ रहे हैं, जैसे बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है ना, वो एक बिजनेस लॉ, मर्केंटाइज लॉ है, बहुत सारे ऐसे लॉ है जो पुराने लॉ है, अब उसका कोई यूज़ नहीं है, फिर भी बच्चे वही याद करते, वही परीक्षा में लिखते हैं, तो वो बड़ा ख़राब लगता है कि अभी तक जो है ना सिलेबस अपडेट नहीं होता है। 23 में डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अकॉर्डिंग टू सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। किसके तहत जो है ना, यदि आप किसी इंडियन कंपनी से डिविडेंड रिसीव करते हैं, ठीक है, तो आपको एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होगा इसका सेक्शन 1033 ए नंबर, सेक्शन 1033 डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज एग्जेम्प्टेड अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। कह रहा है यदि किसी भारतीय कंपनी से आपको डिविडेंड मिलता है तो वो आपको टैक्स फ्री हो जाता है। ये है सेक्शन 1033 के क्लॉज को, तो इसको अच्छे से जाके पढ़िएगा सेक्शन 1033 क्लॉज में क्या है। ठीक है, हाउ मच अमाउंट इज टैक्सेबल exceeding the prescribed limit when an individual received an amount of gift from the another person। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 24 का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि 50,000 से ज़्यादा 50,000 से ज़्यादा यदि आपको गिफ्ट मिल रहा है तो फिर क्या ना वो टैक्सेबल हो जाता है। हाउ मच अमाउंट इज़ टैक्सेबल exceeding the prescribed limit when an individual received an amount of gift from another person। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ किसी दूसरे इंसान से आपको गिफ्ट मिल रहा है और उसका कॉस्ट यदि 50,000 से ज़्यादा है तो फिर वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो बी नंबर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने लेकर आया जो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि नए कानून को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, टैक्स लाइबिलिटी की यदि बात करें, टैक्स लाइबिलिटी की यदि बात करें तो डिविडेंड्स की, वो भी बिफोर 1 अप्रैल 2020 का, तो क्या लिख रहा है? प्रायर टू 1 अप्रैल 2020 डिविडेंड वेयर टैक्स फ्री फॉर इंडिविजुअल हु रिसीव्ड इट। इसके जगह पे द बर्डन ऑफ टैक्सेशन ले विद द कंपनीज पेइंग द डिविडेंड। दीज कंपनीज हैड टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 15%। ठीक है, to what extent were dividends exempted from the tax in India? As per section 115 BBDA, only dividend in excess of rupees 10 lakh were taxable at 10% in the shareholders' hand. After the Finance Act 2020 came into the picture, it switching the things up for the companies and shareholders who receive the dividend income। देख सकते हैं, अब ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर एग्जेम्प्टेड है इससे। अब जो है ना शेयर होल्डर के हैंड में जाएगा और नए नियम के आधार पे जो है ना शेयर होल्डर अब टैक्सेबल हो गया है। इज़ डिविडेंड इनकम टैक्सेबल इन इंडिया नाउ? येस, डिविडेंड इनकम इज़ नाउ टैक्सेबल इन इंडिया। पहले नहीं था बच्चों, पहले नहीं था, मैं बता रहा हूँ, बुक में हम लोग वही पढ़ते आते हैं कि इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलेगा तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं है, न्यू रूल्स आ चुके हैं। बोला येस, डिविडेंड इनकम इज़ नाउ टैक्सेबल इन इंडिया। Any dividend that you receive either from your direct equity investment or from your equity mutual funds will be liable to tax. Companies no longer have to pay the dividend distribution tax since the onus of taxation has been shifted from the dividend payer to the dividend receiver। याद रखिए, अब कंपनी का ये लाइबिलिटी हट गया है। अब जो इंसान डिविडेंड रिसीव कर रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्स कैसे देगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, फॉलोइंग विच इनकम इज़ नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये टैक्सेबल नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन है इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो गया। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, डबलेटिंग नहीं है वो, सबलेटिंग होगा बच्चों, करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, सबलेटिंग यस, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। एग्जामिनर्स फीस रिसीव्ड बाय द एग्जामिनर, यस, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। बट इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी जो है ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। 25 का आंसर होगा ए। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस विल बी कैटेगराइज अंडर विच इनकम। तो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, लॉटरी है ना, कार्ड गेम्स, ये सब है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो 26 का आंसर दीजिए डी,
26 का आंसर दीजिए डी, क्योंकि ऑप्शन में है नहीं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चलिए 27 नंबर, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस इज चार्ज अंडर द विच हेड, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ द फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़ कितना होना चाहिए? ठीक है, तो 28 का आंसर देने के लिए हम लोगों के पास होनी चाहिए थ्योरी का नॉलेज। इसका होगा 33% ऑफ द फैमिली पेंशन या 15,000 विच एवर इज लोअर। क्या बोला? स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर ऑफ द लेट एम्प्लॉयज़। लेट एक ऐसा एम्प्लॉई जो अब मर चुका है और उसके फैमिली को पेंशन मिल रहा है, तो जो पेंशन का जो अमाउंट है वो उसका 33% निकाल लीजिए और 15,000 के साथ कंपैरिजन कीजिए। जो कम होगा वही डिडक्शन मिलेगा, वही डिडक्शन क्या होगा? मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा वो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, फिर से एक बार बता दूँ, सपोज़ किसी का फैमिली मेम्बर कोई एम्प्लॉइज़ था, अब वो नहीं रहा, ठीक है, किसी कारणवश वो अब नहीं रहा, तो उसके फैमिली को जो पेंशन मिल रहा है उस पेंशन का 33% निकाल लीजिए और 15,000 के साथ कंपैरिजन कीजिए। देखिए 33% वाला अमाउंट और 15,000 वाला अमाउंट दोनों में से कौन जो है वो कम है, जो कम होगा वही स्टैंडर्ड डिडक्शन उसको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की यदि बात करें, डिविडेंड टैक्स रेट्स इन इंडिया, डिविडेंड टैक्स रेट्स इन इंडिया, देखिए डिविडेंड टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा वैरी करता है इंडिया में। ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए ये अलग अलग रेट है, अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग रेट है, तो इसका प्रॉपर कोई रेट तो नहीं बता सकता कोई, लेकिन हाँ आपको मालूम होना चाहिए कि इट इज़ डिफरेंट फॉर द रेसिडेंट्स, इट इज़ डिफरेंट फॉर नॉन रेसिडेंट्स। ठीक है, इवन अमॉन्ग द रेसिडेंट इंडियंस द टैक्स रेट्स ऑफ डिविडेंड्स में वैरी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ अर्निंग, मीन्स अमाउंट ऑफ, मतलब स्लैब जिसको कहते हैं कि इस स्लैब तक इतना, इस स्लैब तक इतना। तो टैक्स रेट ऑन डिविडेंड इनकम डिपेंड्स ऑन द शेयर होल्डर रिसीविंग द इनकम, जो रिसीव कर रहा है, जो असेसी रिसीव कर रहा है इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा टैक्स का रेट। व्हाट इज़ नॉट कैजुअल इनकम? ठीक है, व्हाट इज़ नॉट कैजुअल इनकम जानने से पहले थोड़ा इसको स्टडी कर लेते हैं। बोला एनी इनकम दैट ऑकर्स एज ए पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट and has a likelihood of the recurring in nature will not be treated as casual income. Similarly, money received from the sale of the property या investment received from the business या occupations and bonus given to the employees is not the casual income. देखिए कैजुअल इनकम जो होते हैं कैजुअल इनकम जो होते हैं वो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। यदि रेकरिंग नेचर का होगा तो फिर वो तो कैटेगराइज हो जाएगा किसी न किसी चीज़ में। ठीक है, लेकिन वो कैजुअल इनकम नहीं है, सॉरी वो कैजुअल इनकम है। ठीक है, इसलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। कैजुअल इनकम इज टैक्स अंडर द सेक्शन 115 BB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट अंडर द हेडिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कैजुअल इनकम इज टैक्स एट ए फ्लैट रेट ऑफ 30% which is increased to 31.2% when the education cess is added। तो कैजुअल इनकम जो होता है वो टैक्सेबल होता है, कैजुअल इनकम जो होता है टैक्सेबल होता है और 30% प्लस एजुकेशन सेस लगा लीजिए, प्रेजेंट का एजुकेशन सेस लगा लीजिए। अलग अलग बुक्स में अलग अलग होता है मैंने कई सारे बुक्स देखे हैं, एट प्रेजेंट में अपडेटेड जो मैंने लिखा है वो 31.2% आता है एग्रीगेट्स। मैं कैलकुलेट करके देखा हूँ, कहीं पे 30.9 आता है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा चेक कर लीजिएगा, बहुत सारे बुक में 30.9 पे ही बना देता है, लेकिन कुछ ओल्ड डेटा होता है, कुछ न्यू डेटा होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट है 29, सैलरी ऑफ MP। सैलरी ऑफ MP की यदि बात करें तो क्या होना चाहिए? सोच के बताइए, थोड़ा टाइम ले लीजिए। बहुत लोगों को लगता है कि MP लोग का सैलरी पे टैक्स नहीं लगता, नहीं, वो भी फुल्ली टैक्सेबल है। सैलरी ऑफ MP इज़ फुल्ली टैक्सेबल। डेली अलाउंसेस रिसीव्ड बाय अ MP, डेली अलाउंसेस रिसीव्ड बाय ए MP, डेली अलाउंसेस रिसीव्ड बाय ए MP इज़ फुल्ली एग्जेम्प्टेड। जानिए ये जो डेली अलाउंसेस होता है ना, मुझे लग रहा है डियरनेस अलाउंसेस या होना चाहिए यहाँ पे, DA जो उन लोगों को मिलता है, डियरनेस अलाउंसेस जो मिलता है वो फुल्ली क्या होता है? एग्जेम्प्टेड होता है। यहाँ पे डेली नहीं, मुझे लग रहा है यहाँ पे डियरनेस अलाउंसेस होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए डियरनेस अलाउंसेस रिसीव्ड बाय MP इज़ फुल्ली एग्जेम्प्टेड होना चाहिए। तो 31 का आंसर देखते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी इज टैक्सेबल अंडर
डिविडेंड रिसीट फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी इज टैक्सेबल अंडर कहाँ होना चाहिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 31 का ए, 31 का ए 32 में चलिए। सो विनिंग फ्रॉम लॉटरी इज़ 69,100, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम फॉर द लॉटरी इज़ इतना। देखिए अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि कहीं पे TDS काटा जब जाता है तो 30.9% काट लिया जाता है, 30% प्लस सम एजुकेशन से। लेकिन देखिए यहाँ पे सम्स में बोल दिया है कि 30.9% TDS कटा है, तो भाई आपको अपने हिसाब से दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। यदि TDS कितना कटा है वो यदि मेंशन कर दे तो आपके लिए बहुत ईजी है। कैलकुलेटर उठाइए, कैलकुलेटर उठाइए, सबसे पहले करना क्या आपको 100 कैलकुलेटर में लिखना है और उसमें से माइनस कर देना है 30.9, इतना काट लेंगे तो 69.1% ही तो आपको मिला है ना। 100% में से 30.9% यदि आप काट लिया तो आपको मिला कितना, 100% ही आपको मिला है सॉरी 100% में से 30.9% यदि काट लिया है तो आपको 69.1% मिला है। आपको करना क्या है, जो 69,100 है वो कैलकुलेटर में लिखिए और उसमें डिवाइड दे दीजिए 69.1, आपका आंसर आ जाएगा 1,00,000। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो 33 का आंसर देखिए, प्राइज मनी दैट इज़ ग्रॉस वॉन फ्रॉम हॉर्स रेस इज़ 50,000, ठीक है, इनकट फ्रॉम द हॉर्स रेस विल बी। तो आपको मालूम होना चाहिए 50,000 रुपये मिला है भाई, 50,000 रुपये कुछ भी छूट नहीं मिलेगा, इस प्रकार के इनकम में कोई छूट नहीं, 50,000 फुल्ली टैक्सेबल, सिंपल 50,000 टिक मारो, आगे बढ़ो। द इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, द इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आना चाहिए इनकम फ्रॉम पेंशन, इनकम फ्रॉम सैलरी, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी और रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी जो है, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, तो ये तुमको पता है कि ये जो है ना नॉट टैक्सेबल था इन द हैंड्स ऑफ क्या बोलता है रिसीवर, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये आता नहीं। तो 34 का जो आंसर इन लोगों ने जो टिक मारा है वो बी मारा है। तो डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी अब जो है ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आने लगा है। तो देखिए यहाँ पे ना मिक्स कर दिया है कभी कभी कहीं पे लिख रहा है क्या कि डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी इज़ नॉट टैक्सेबल, बट यहाँ पे लिख रहा है अब जो नए रूल है उसके हिसाब से बोला डिविडेंड कंपनी से जो सॉरी इंडियन कंपनी से जो डिविडेंड मिल रहा है वो टैक्सेबल है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 35, if dividend received from Indian company and foreign company is 1,00,000, 10,000 and 8,000 respectively, then amount taxable under the head income from other sources is, भाई इंडियन कंपनी से मिला है डिविडेंड, फिर फॉरेन कंपनी से मिला है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, सोच के बताइए। 35 सोच के बताइए। तो सबको बोल रहा है ना कि अब जो है ना फॉरेन कंपनी वाला ही चार्जेबल होगा। अरे भाई इफ़ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी भी जब अब टैक्सेबल हो गया है इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर, TDS जो है ना DDT जिसको बोलते हैं वो वाला सिस्टम को हटा के, ऐसे इसका तो आंसर लोग 8,000 रुपये दे रहा है बुक में, मैंने चेक किया है कि 8,000 रुपये दे रहा है, लेकिन अब तो दोनों ही टैक्सेबल है, फिर भी बुक के हिसाब से आप इसको 8,000 टिक मारते हैं तो वो भी करेक्ट आंसर है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अब न्यू रूल के हिसाब से इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिले तो भी टैक्सेबल है, फॉरेन कंपनी से मिलेगा तो भी टैक्सेबल है। तो करेक्ट आंसर 18,000 होना चाहिए, करेक्ट आंसर 18,000 होना चाहिए। आज के प्रेजेंट डेट में यदि मैं आज एग्ज़ाम दे रहा हूँ, आज का डेट जो है 2023 में, आज का डेट जो है ना 1 अप्रैल है और मैं यदि एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मुझे लगता है कि 18,000 टिक मार देना चाहिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 36, if winning from lottery is 10,000 and cost of lottery ticket is 2,000, then winning from lottery taxable, भाई कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा भाई, लॉटरी जीता है ना पूरा पैसा जो है ना टैक्सेबल है, जो भी तुमको मिला पूरा पैसा टैक्सेबल है, ठीक है, पूरा पैसा टैक्सेबल है, 10,000 ही टैक्सेबल है, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये होगा 36 का ए। नेक्स्ट थोड़ा सा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से कुछ और एक्सप्लेनेशन मैं लेके आया हूँ देखिए, ड्यूरिंग द ईयर 2020 and 21 Mr. Kumar received the following gifts, ascertain the total amount of gift charged to tax। तो गिफ्ट ऑफ 84,000 फ्रॉम हिज मदर नॉट टैक्सेबल, ठीक है, मम्मी से मिला भाई, रिलेटिव है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। गिफ्ट ऑफ ₹25,200 रिसीव फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे, भाई पूरा चार्जेबल है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आगे बढ़ो। फ्रेंड जो है ना उसका रिलेटिव नहीं है, तो 25,200 ही टैक्सेबल है, पूरा चार्ज लाइबिलिटी यही होगा। 2,52,000 रिसीव
ऑन अकाउंट ऑफ अ विल ऑफ हिज ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर से जो भी मिलेगा ना भाई, विल में मिले, गिफ्ट में मिले, ठीक है, जैसे भी मिले वो नॉट टैक्सेबल हो जाता है। रिलेटिव से यदि कोई गिफ्ट मिल रहा है तो नॉट टैक्सेबल है। आगे बढ़ो। 30,000 रिसीव फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी। टैक्स होगा भाई, दोस्त यदि दे रहा है तो टैक्स होगा, ठीक है। 30,000 रिसीव फ्रॉम हिज फ्रेंड, टैक्स लगेगा क्योंकि तुम्हारा फ्रेंड जो है ना वो तुम्हारा रिलेटिव नहीं है, इसलिए टैक्स लगेगा। इसलिए हेंस 30,000 रिसीव फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन अकाउंट ऑफ मैरिज एनिवर्सरी विल बी चार्ज टू टैक्स। मैरिज भी नहीं बोला है, मैरिज एनिवर्सरी बोला है, ठीक है। तो टोटल का टोटल जो है ना चार्ज हो लगेगा ही लगेगा। चलिए, तो हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कुछ अमेंडमेंट है, वो सेक्शन 56 में, वो थोड़ा देख लीजिए। कुछ छोटे छोटे चेंजेस होते हैं यहाँ पे। मैंने डेफिनेशन भी बताया कि भाई फैमिली किसको कहते हैं, है ना, मैंने फैमिली किसको कहते हैं। तो चलिए, रिलेटिव्स किसको कहते हैं, फैमिली नहीं, रिलेटिव्स किसको कहते हैं। जैसे आपके पति पत्नी जो रिलेटिव्स हो गया, ब्रदर और सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल रिलेटिव हो गया, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस, ठीक है, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस इंडिविजुअल वो आएगा, ठीक है। मदर और सिस्टर आइदर ऑफ द पेरेंट्स और इंडिविजुअल, नाना नानी, दादा दादी आएगा। इन्हीं लाइनियल डिसेंडेंट, दादा परदादा, दादा परदादा मतलब ग्रैंडफादर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, लाइक दिस सब चार्जेबल होगा। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ रिलेटिव का मैंने डेफिनेशन डाल दिया, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ क्लॉजेस भी मैंने डाल दिए हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है कि कब जो है ना वो आपका टैक्स लायबिलिटी नहीं बनता है गिफ्ट में, आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। मैं पूरा टॉपिक तो नहीं रीड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो आज का वीडियो मैंने समाप्त किया यहीं पे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं और जो एक्सप्लेनेशन बाकी रह गए वो मैं पार्ट 3 में ज़रूर लेके आऊँगा, बहुत जल्द लेके आऊँगा। और मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो समझाने की कोशिश किया है वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। मैं दीपक लाल, एक एजुकेटर, यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। तो जिन लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर एंड तक वॉचिंग।